हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। हमारे चैनल पर यूपी टेट 2023 की मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। इसी क्रम में आज हिंदी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आया हूं। ये प्रश्न सभी चैप्टर से होंगे। यूपी टेट के अलावा सुपर टेट, यूपी पुलिस और अन्य एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी टेस्ट सीरीज है। विद्यार्थियों, आप वीडियो को अंत तक देखा करें। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थियों, अगर आपको यूपी टेट 2023 में हिंदी में 30 में से 30 नंबर लाना है तो आप सभी मेरे साथ पेन और कॉपी लेकर मेरा वीडियो देखा करें, क्योंकि मैं क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ाता हूं। आप उसके नोट्स तैयार करते चलें, आगे आपको इसका लाभ मिलेगा। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए रूपक अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी यमक अलंकार, डी उत्प्रेक्षा अलंकार। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा सी यमक अलंकार। यमक अलंकार देख लेते हैं क्या होता है। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। अब इन पंक्तियों में देख लेते हैं। काली घटा का घमंड घटा, इन पंक्तियों में पहली घटा शब्द का अर्थ है काले बादल और दूसरी घटा शब्द का अर्थ है कम होने से, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार आएगा? यमक अलंकार आएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। किस शब्द को रसराज कहा जाता है? तो हास्य रस को, श्रृंगार रस को, शांत रस को या वीर रस को? इसका सही आंसर है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, किस रस को रसराज कहा जाता है? एक तो क्वेश्चन ये हो गया श्रृंगार रस, और पूछा जाता है श्रृंगार रस को रसराज किसने कहा? दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। तो आपको हम बता दें, आचार्य भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी थी। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, लोकोक्ति से हाथ कंगन को आरसी क्या? लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है, बलवान को सहयोगी की जरूरत नहीं। दूसरा है, धनी के लिए पैसे का महत्व नहीं। तीसरा है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। चौथा है, गुणी को आडंबर की जरूरत नहीं। तो इसका आंसर सी है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करें। सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आता है, वाक्य शुद्धि अशुद्धि, वर्तनी शुद्धि अशुद्धि का। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है, पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए। पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, इसमें क्या ये सही है? पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, सही है। दूसरा है, पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, पिताजी मुझे कुछ रुपए दिए। बी है, पिताजी मुझे कुछ रुपए दिए। इसमें गलती क्या है? इसमें कर्ता कारक की गलती है, क्योंकि पिताजी के बाद ने नहीं लगा है, इसलिए यहाँ गलती है। तीसरा क्या है? तीसरे में क्या गलती होगी? जब पहला सही है ना, ए वाला, तो सी वाला देख लेते हैं। पिताजी ने मुझे कुछ रुपया दिया, तो रुपया नहीं होता है, रुपए होता है, तो इसमें बहुवचन की गलती है, रुपया नहीं रुपए होंगे। डी वाला देख लेते हैं। पिताजी ने मुझे कुछ रुपया दिया, तो पिताजी एक आदर सूचक शब्द है, तो दिया नहीं आएगा, दिए आएंगे। पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, है ना, तो यहाँ पे दिया वाला जो बाद में दिया लिखा है ना, आदर सूचक होता है पिताजी, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? दिया नहीं आएगा, दिए आएंगे। तो इसका आंसर सही क्या है? ए है, पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है। यह वाक्य जो उदाहरण है वो किसका है? सरल वाक्य का, मिश्रित वाक्य का, संयुक्त वाक्य का या संदेहवाचक वाक्य का? तो हम आपको बता दें, ये आंसर इसका सही होगा मिश्रित वाक्य का। मिश्रित वाक्य की पहचान देख लेते हैं। दो उपवाक्यों के बीच में या वाक्य के आगे अगर ये शब्द आते हैं, जो, तो, जहां, की, जिसमें, जिधर, उधर,
यदि, अगर, यद्यपि, तथापि, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वो वाक्य मिश्रित वाक्य का होगा। पहला इसका वाक्य देख लेते हैं, यदि मैं जयपुर जाऊंगा तो। देखिए यहाँ पे तो आ गया ना, इसलिए ये किसका वाक्य होगा, मिश्रित वाक्य होगा। दूसरा है, पहला ही देख लेते हैं, यदि मैं जयपुर जाऊंगा तो हवा महल देखूंगा। दूसरा है, गांधी जी ने कहा कि, देखिए की आ गया यहाँ पे, सदा सत्य बोलो हिंसा मत करो, की आ गया, इसलिए ये मिश्रित वाक्य होगा। तीसरा है, जो विद्यार्थी मेहनत करता है वह सफल होता है। इस वाक्य में जो आ गया, अभी मैंने बताया ना, जो तो जहां की जिसमें। फिर अगला है, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कोहरा छट गया, तो जैसे और वैसे आ गया, इसलिए ये वाक्य कौन सा है, मिश्रित वाक्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द क्या है। ए ऑप्शन है विजित, दूसरा है अज्ञेय, तीसरा है कृतज्ञ, चतुर्थ है दुर्जेय। इसका सही आंसर होगा डी, दुर्जेय। इनका देख लेते हैं। विजित क्या होता है, जिस पर विजय प्राप्त की गई हो विजित कहलाता है। अज्ञेय क्या होता है, जो ना जा सके, जो जाना ना जा सके अज्ञेय होता है। कृतज्ञ क्या होता है, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। और दुर्जेय क्या होता है, जिसे कठिनाई से जीता जा सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। दो युग्म है, उनमें शुद्ध अशुद्ध देखना है, कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है। तो ए है कर्कश, कर्कश का मधुर, सही है। बी है ऐहिक, ऐहिक का लौकिक, ये सही है, नहीं ये सही नहीं है। इसका क्या होना चाहिए, ऐहिक का पारलौकिक, लौकिक नहीं पारलौकिक होना चाहिए। तीसरा देख लेते हैं, ऋजु का वक्र, सही है। चौथा, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ए वस्त्र कपड़ा का होता है, पट कपड़ा का पर्यायवाची है, बसन कपड़ा का पर्यायवाची है। सी गलत है, बासन कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, इसका अर्थ होता है निवास करना। कपड़ा के और भी पर्यायवाची देख लेते हैं, लिख लीजिए आप लोग। चीर, पट, बसन, लिबास, परिधान, पोशाक, वस्त्र, अंशुक, चेल, पहरावा इत्यादि, ये सब किसके पर्यायवाची थे, कपड़ा के। 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, मिठास शब्द में प्रत्यय है। मिठास शब्द में प्रत्यय है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मीठा, बी है ठास, सी है आस और डी है प्यास। तो पहले ये बताएंगे हम आपको कि प्रत्यय होते क्या हैं। प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और उनके अर्थ में कुछ परिवर्तन कर देते हैं या नया शब्द का निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ पे मीठा के अंत में आस जुड़ा है, ऑप्शन सी देखिए आस है, तो मीठा प्लस आस मिठास हो गया, तो आंसर इसका क्या होगा, सी होगा आस। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डी है रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपका होना चाहिए सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। सही आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लेखक हैं किसके, हिंदी साहित्य की भूमिका के। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, समास से हैं। समास में पूछ रहा है यथा शीघ्र शब्द में कौन सा समास है। ए है द्वंद्व समास, बी है अव्ययीभाव समास, सी है कर्मधारय समास, डी है तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है, अव्ययीभाव समास के प्रथम पद में अव्यय होता है और दूसरे पद में संज्ञा होती है। तो अव्यय कौन कौन से होते हैं, शब्द के पहले अगर बड़ा आ लगा हो, भर लगा हो, प्रति लगा हो, यथा लगा हो, हर लगा हो, अगर ये अव्यय लगे हैं तो वो अव्यय भाव समास का उदाहरण होता है। एक चीज और ध्यान से सुन लीजिए, अगर ऐसे शब्द आपको एग्जाम में देखने मिल जाएं जैसे दिनों दिन, रातों रात, जो एक दूसरे
से एक दूसरे जैसे होते हैं, दिनों दिन, रातों रात, धड़ाधड़। अगर ऐसे शब्द देखने को मिल जाए, ये भी किसके उदाहरण होंगे? अब क्वेश्चन नंबर 12 है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या सर्वनाम है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। देखिए, हम बताएं, प्यार है, घृणा है, प्रेम है, वीरता है, पुरुषत्व है, ममता है, ये सब किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। मैंने संज्ञा का वीडियो डाल रखा है अपने चैनल पर, जिन विद्यार्थियों ने ना देखा हो तो आज मैं उसकी लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके उसे देख लें। चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है, मोहन से सोहन ज्यादा चालाक है। मोहन से सोहन ज्यादा चालाक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक पूछ रहा है। अगर एग्जाम में आपसे कारक ना आए, परसर्ग आए कि कौन सा परसर्ग है, तो कारक का दूसरा नाम क्या होता है? परसर्ग होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, करण कारक है। करण कारक की पहचान क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से आ गया ना, तो विद्यार्थी क्या लगा देंगे इसका आंसर? से में करण कारक आता है, करण कारक मारो। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन ये आंसर गलत है। आपका इसका सही आंसर क्या होगा? अपादान कारक। बी आंसर सही होगा इसका। संबंध कारक नहीं होगा। संबंध काकी के रारी रे, ये नहीं होगा। अधिकरण में पर, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अपादान कारक। अच्छा, अपादान कारक किन किन कंडीशन में आता है ये भी हम बता दें। पहली कंडीशन है आपकी, पहली है अलग होने के अर्थ में। अगर कोई चीज किसी से अलग हो रही है तो अपादान कारक आएगा। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, बहुत प्रचलन में है ये वाला उदाहरण, पेड़ से पत्ता गिरा। ठीक है, बच्चे, विद्यार्थी विद्यालय से बाहर निकले या कक्षा से बाहर निकले, या हिमालय से गंगा निकली या निकलती है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये अपादान कारक के हैं। दूसरा है दो वस्तुओं की तुलना करने पर, जैसे तुलना यहाँ पे कर दी हमने, मोहन से सोहन ज्यादा चालाक है, गीता से सीता ज्यादा सुंदर है, दो व्यक्तियों की तुलना हो रही है, वहां अपादान कारक आएगा। तीसरी कंडीशन है डर के भाव में अपादान कारक आता है। अब डर के भाव का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मोहन सर्प से डर गया, से आ रहा है, उसमें भी अपादान में भी से आता है, करण कारक में भी से आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तीनों कंडीशन में मैंने बता दी आपकी, अलग होने के अर्थ में, दो वस्तुओं की तुलना होने में, या डर के भाव में अपादान कारक आता है। तो इसका सही आंसर है आपका बी। विद्यार्थियों, प्रत्येक एग्जाम में कारक से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न तो आते ही आता है। तो अगर आपको कारक से संबंधित पूरा वीडियो चाहिए है तो आप हमें कमेंट करके जरूर भेजें कि सर कारक से संबंधित वीडियो बना दीजिए, तो हम उसका वीडियो तैयार कर देंगे। चलिए चलते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है, श्याम धीरे धीरे चलता है, वाक्य में विशेषण है। श्याम धीरे धीरे चलता है, वाक्य में विशेषण है। पहला ऑप्शन है प्राविशेषण, बी है परिमाणवाचक विशेषण, सी है क्रिया विशेषण, डी है सार्वनामिक विशेषण। तो इसका सही आंसर है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इस वाक्य में चलना क्रिया है और चलने की विशेषता धीरे धीरे है, तो धीरे धीरे क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? पक्षी उड़ता है, बच्चा रोता है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, राधा नाचती है। अब देखिए, अब जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक होता है। अब इनमें कर्म देख लेते हैं। पक्षी उड़ता है, तो पक्षी तो करता है, और उड़ना क्या है? उड़ना क्रिया है, कर्म नहीं मिल रहा बीच में, तो ये सकर्मक का नहीं होगा, गलत हो गया ये। बच्चा रोता है, इसमें भी कर्म नहीं मिल रहा, ये तो कर्ता मिल रहा, बच्चा करता है, और रोना क्या है? क्रिया है, इसमें कर्म नहीं मिल रहा। अब इसमें देख लेते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो बच्चे कर्ता मिल गए, खेलना क्या मिल गया? खेलते क्या मिल गए? क्रिया मिल गई, और क्रिकेट क्या है? इसमें कर्म मिल गया। तो इसमें कर्म मिल गया। हमने क्या बताया कि जिस वाक्य में कर्म होता है तो सकर्मक का उदाहरण होता है, तो आंसर इसका सी है। राधा नाचती है, इसमें भी कर्म नहीं है, राधा और नाचने के बीच में कोई कर्म है? नहीं है। एक चीज हम आपको बता दें कि सकर्मक क्रिया
वो होती है या जिसमें कर्म हो या फिर इसमें क्या हो, कर्म होने की संभावना हो। मान लीजिए ऑप्शन ये ना होता, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, केवल हम ये लिखते हैं बच्चे खेलते हैं। अब उसमें संभावना है या तो वो क्रिकेट खेल सकते हैं या हॉकी खेल सकते हैं या बैडमिंटन खेल सकते हैं। जब कर्म होने की संभावना हो तब भी सकर्मक आएगा, जब कर्म दिख रहा हो तब भी सकर्मक आएगा। तो आंसर इसका सी है। अब अकर्मक क्रिया की पहचान बता देते हैं। अगर किसी वाक्य में ये क्रियाएं हैं जो हम बोल रहे हैं, नोट करते चलिएगा। ये क्रियाएं हैं हंसना, रोना, नाचना, उड़ना, सोना, कूदना, उगना। तो ये क्रियाओं वाले वाक्य अकर्मक के होते हैं, सकर्मक के नहीं। बहुत रामबाण चीज बता रहे हैं, ये लिख लीजिए आप। अगर किसी वाक्य में हंसना, रोना, नाचना, उड़ना, सोना, कूदना, उगना ये सब हैं तो वो सब अकर्मक के होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह रहा है, ऑप्शन है ए है कोई, बी है कौन, सी है जो, डी है वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? इसका ऑप्शन का आंसर सही होगा कोई। जिस अनिश्चयवाचक होता क्या है, पहले ये देख लो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। पहचान क्या है? अगर कोई और कुछ लगा हो, कोई कुछ लगा हो, जैसे उदाहरण देख लो, कोई का उदाहरण देख लो। नदी में कोई तैर रहा है, आपको क्लियर तो है नहीं कि कौन तैर रहा है, दूर से आप देख रहे हैं नदी में कोई तैर रहा है, तो कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ वाला उदाहरण देख लेते हैं। पिताजी के थैले में कुछ रखा है, बच्चा, छोटा बच्चा देख रहा है कि पिताजी के थैले में कुछ रखा है, तो ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। तो कोई और कुछ अगर आ जाए तो दोनों क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, वाच्य से संबंधित है। हर एग्जाम में वाच्य से एक क्वेश्चन पूछते हैं। पहला है, इसका देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। उससे अखबार पढ़ा नहीं जाता, उससे अखबार नहीं पढ़ा जाता, उससे अखबार नहीं पढ़ा जाता। इसमें वाच्य भेद बताइए। कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है, भाववाच्य है या उपयुक्त सभी हैं? तो इसका सही आंसर होगा भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है? जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता ना होकर क्रिया की प्रधानता हो और क्रिया किसी विशेष भाव का बोध करती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। आदि काल को बीजक काल किसने कहा? हर एग्जाम में, टेट में हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, आदि काल को बीजक काल किसने कहा? आदि काल को चारण काल किसने कहा? आदि काल को आदि काल किसने कहा? आदि काल को वीरगाथा काल किसने कहा? समझ रहे ना? ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप पीछे के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। आदि काल को बीजक काल किसने कहा? ये वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, ऑप्शन ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी है रामकुमार वर्मा, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है रामचंद्र शुक्ल। तो आदिकाल को बीजक काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ये भी देख लेते हैं, रामकुमार वर्मा जी ने आदिकाल को चारण काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा दी, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। रस से संबंधित है। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है निर्वेद, बी है जुगुप्सा, सी है उत्साह और डी है क्रोध। तो इसका सही आंसर है जुगुप्सा। आंसर बी है, ऑप्शन बी है जुगुप्सा। और भी देख लेते हैं। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव होता है, उत्साह वीर रस का स्थायी भाव होता है, क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वे शब्द की उत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता कहलाते हैं। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं है क्या कहलाते हैं? देशज शब्द, सॉरी, ए है ऑप्शन तत्सम शब्द, बी है देशज शब्द, सी है विदेशज शब्द और डी है तद्भव शब्द। जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं है वे शब्द कहलाते हैं देशज शब्द। ऑप्शन बी सही है इसका। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का या स्रोत का ज्ञात नहीं है अभी तक, देशज शब्द कहलाते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं देशज के, वो देख लेते हैं। खिड़की, गाड़ी,
लोटा, जूता, तेंदुआ, बहुत ज़्यादा पूछता है तेंदुआ कौन सा शब्द है, देशज का उदाहरण है। तेंदुआ, झाड़ू, फावड़ा, हुक्का, डिबिया, डिब्बा इत्यादि, ये सब किसके उदाहरण थे? देशज शब्द के उदाहरण थे। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है जल, बी है क्षमा, सी है क्रोध और डी है समाचार। तो इसका सही आंसर है समाचार। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिए। आंसू, बाल, समाचार, प्रजा, होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर और लोग, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं, 22 की ओर चलते हैं। 22वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो मतलब स्त्रीलिंग पूछ रहा है। तो सोना, बी है चांदी, सी है पीतल, डी है लोहा। तो इसका सही आंसर होगा चांदी। चांदी पुल्लिंग नहीं है, चांदी क्या है? स्त्रीलिंग में प्रयोग होती है। अच्छा, धातुओं के नाम प्रायः पुल्लिंग में आते हैं, जैसे तांबा है, लोहा है, पीतल है, सोना है, रांगा है, कांसा है। ये सभी नाम किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन एक अपवाद है धातुओं में, चांदी, केवल चांदी एक अपवाद है जो स्त्रीलिंग में आती है, इसलिए एग्जाम में बहुत ज्यादा ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। 23 है, दो विपरीत शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ये विराम चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है योजक, बी है विस्मयादि, सी है त्रुटि पूरक चिन्ह और डी है संक्षेप सूचक चिन्ह। तो इसका सही आंसर है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह में विपरीत शब्दों के बीच इस चिन्ह का यूज होता है। विस्मयादि चिन्ह क्या होते हैं? विस्मयादि चिन्ह आश्चर्य है, हर्ष है, दुख है, प्रसन्नता प्रकट करने वाले वाक्यों में लगते हैं। ठीक है। त्रुटि पूरक चिन्ह को हंस पद बोलते हैं। जब लेखन में कुछ चीज छूट जाती है तो इस चिन्ह का प्रयोग करके उसे लिख सकते हैं, तो त्रुटि पूरक चिन्ह हो गया। ठीक है। अगला है संक्षेप सूचक चिन्ह। ये क्या है? शब्दों का संक्षेप रूप दिखाने के लिए इनका यूज करते हैं। जैसे आपको पूरा डॉक्टर नहीं लिखना है तो डा, बड़ा डा करके उसके आगे बिंदी लगा देते हैं ना, तो वो है संक्षेप सूचक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 है, पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्न है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पवन का संधि विच्छेद, तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिए। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, पौधन अन। पौधन अन पवन बनेगा। और पवन किस संधि में आएगा? तो ये आएगा अयादि संधि का उदाहरण है पवन। अयादि संधि में पवन आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। हिरण का पर्यायवाची नहीं है। हिरण का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो सारंग हिरण का पर्यायवाची है। मृगांक हिरण का पर्यायवाची है कि नहीं, बाद में बताएंगे। बारहसिंगा हिरण का पर्यायवाची है। मृग हिरण का पर्यायवाची है। तो मृगांक हिरण का पर्यायवाची नहीं है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ व्यंजन की बात कर रहा है। कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन नहीं है? तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा। तो इसका आंसर सही होगा, हा नहीं होता है, तो आंसर डी सही होगा। या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। या का उच्चारण स्थान तालु होता है, रा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, ला का उच्चारण स्थान दंत होता है, वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अशोक के फूल निबंध संग्रह है, जिसके लेखक कौन है? तो अशोक के फूल निबंध संग्रह के लेखक जो हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन है सी। सी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया?
ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 26 जनवरी 1950, बी है 15 अगस्त 1947, सी है 14 सितंबर 1949, डी है 14 सितंबर 1950। तो इसका आंसर सी सही है, 14 सितंबर 1949। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 33 है। कितनी है? 33 है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 जो आज का आखिरी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द। तो ऐसी जीविका जिसका कोई ठीक ठिकाना ना हो, इसके लिए एक शब्द देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है आकाश कुसुम, दूसरा है आकाश फल, सी है आकाश सलिल और डी है आकाश वृत्ति। तो इसका सही आंसर होगा आकाश वृत्ति। विद्यार्थियों, ये हिंदी के 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट था। ये पहला मॉक टेस्ट हमने डाला है। ऐसे ही लगातार मॉक टेस्ट चलाते रहेंगे। जो भी विद्यार्थी नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आज का अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।